आई होप कि आप लोग कुशल मंगल होंगे। आइए आज हम लोग क्लास 10th जियोग्राफी चैप्टर नंबर 1 का इकाई जो ख है जल संसाधन। आज हम लोग जल संसाधन का पार्ट नंबर 2 देखने की प्रयास करेंगे। क्या करेंगे? आज हम लोग जल संसाधन का पार्ट नंबर 2 देखने की प्रयास करेंगे। इससे पहले हम लोग इसका जो पार्ट 1 था, पार्ट 1 को देख चुके हैं। यदि आप ये वीडियो नहीं देखे होंगे तो जाकर के चैनल की प्ले लिस्ट में देख लेना, ताकि इस चैप्टर की जो और भी कंसेप्ट है उस कंसेप्ट को भी आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक, बाकी आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही इस सेशन को, इस क्लास को अपने दोस्तों में भी शेयर दबा करके कर दीजिएगा। देखिए, आज हम लोग इस चैप्टर में देखने वाले हैं महत्वपूर्ण तथ्यों को। आखिर देखिए, महत्वपूर्ण तथ्य करने का मतलब हुआ आखिरकार इस चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना, जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, उस इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखने की प्रयास करेंगे। और आइए वीडियो को शुरू करते। देखिए, लिखा क्या गया है, पढ़िए कि विश्व का कुल जल का 96.5% भाग महासागर में पाया जाता है। देखिए, जो यानी कि जो पूरे विश्व का यानी कि पूरी दुनिया का जो 96.5% जो जल है वह कहाँ पे पाया जाता है? तो वह महासागर में पाया जाता है। कहाँ पे? तो वह महासागर में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? तो महासागर में पाया जाता है। साथ ही आगे लिखा गया है कि महासागरीय जल लवणीय होता है। देखिए, जो महासागरीय जल होते हैं नो, जो मतलब कि महासागर के जल होते हैं लवणीय होते हैं, यानी कि नमकीन होते हैं या खारा होते हैं, यानी कि पीने लायक नहीं होते हैं। क्या होते हैं? महासागर के जो 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 जल होते हैं वह पीने लायक नहीं होते, यानी कि लवणीय होते हैं। आगे लिखा गया है कि विश्व का कुल जल का 2.5% भाग अलवणीय या पीने लायक है। क्या है? साथ ही क्या हुआ कि जो विश्व का कुल यानी कि 2.5% ही ऐसा जल है, मतलब 2.5% भाग में ऐसा जल है जो क्या है, जो पीने लायक यानी कि अलवणीय। क्या है? पीने लायक यानी कि अलवणीय है, यानी कि मृदु जल के रूप में है। कितना है? तो 2.5% भाग जो है जो अलवणीय है, यानी कि पीने लायक जल है। अभी हमारे यानी कि मनुष्यों की या सजीवों की पीने के लिए कितने प्रतिशत जल है? तो 2.5%। लेकिन ये पुराने हमारे बुक में जो दिया गया है, एनसीईआरटी जो बुक में दिया है, इस बुक को अनुसार पढ़ रहे हैं। लेकिन ये भी हो सकता है कि पूरा पहले की डाटा अलग दिया गया है और अभी जो हमारे वर्तमान में जो पढ़ रहे हैं, वर्तमान में क्या हो, डाटा चेंज हो सकता है। लेकिन उस बात को आप लोगों को ध्यान नहीं देना है। ठीक, यहाँ तक देख लिए कि विश्व का कुल जल का 2.5% जो भाग हमारा होता है वो क्या होते हैं? तो अलवणीय यानी कि पीने लायक होते हैं। ये हो गया। आगे लिखा गया है कि महासागर सबसे बड़े जल संग्रहण के केंद्र होते हैं, इसीलिए इसे जलधि की संज्ञा दी जाती है। कहा गया है कि देखिए, जो हमारा महासागर होते हैं, महासागर सबसे बड़े जल संग्रहण के केंद्र होते हैं, यानी कि जो हमारा महासागर होता है उसमें सबसे अधिक जल होता है, यानी कि जो महासागर होता है वह जल को बहुत अधिक इकट्ठा करके रखता है, इसीलिए महासागर को जलधि की संज्ञा देती है। इसीलिए महासागर को जलधि भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? इसीलिए जो महासागर होता है उसे जलधि भी कहा जाता है। ठीक है, कहते हैं महासागर जो होते हैं सबसे बड़े जल संग्रहण का केंद्र होते हैं, इसलिए महासागर क्या कहते हैं? तो इसलिए महासागर को जलधि की संज्ञा दी जाती है। इसलिए क्या होते हैं? तो महासागर को जलधि की संज्ञा दी जाती है। आगे हमारा है कि अधिकांश जल दक्षिणी गोलार्ध में पाया जाता है। क्या होता है? यानी कि जो अधिकांश जल दक्षिणी गोलार्ध में पाया जाता है, इसी कारण से दक्षिणी गोलार्ध को जल गोलार्ध तथा क्या था, यानी कि जो अधिकांश जल होता है किस में पाया जाता है? तो दक्षिणी गोलार्ध में पाया जाता है, इसीलिए दक्षिणी गोलार्ध को जल गोलार्ध कहा जाता है। इसीलिए दक्षिणी गोलार्ध को जल गोलार्ध कहा जाता है। तथा उत्तरी गोलार्ध में अधिकांश स्थल पाया जाता है, यानी कि अधिकांश भूमि पाया जाता है, इसीलिए उत्तरी गोलार्ध कहाँ पे? इसीलिए उत्तरी गोलार्ध को स्थल गोलार्ध कहते हैं।
इसीलिए क्या कहते हैं, इसीलिए उत्तरी गोलार्ध जो हमारा है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो स्थल गोलार्ध कहते हैं। क्या होता है, देखिए जो हमारा भूमि होता है, भूमि दो भाग होते हैं, और भी भागों नहीं, लेकिन हमारा जो बुक में दिया गया है इसमें दो दिया गया है। एक दिया गया है दक्षिणी गोलार्ध दिया गया है, एक दूसरा दिया गया है उत्तरी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध में क्या कहा गया है, दक्षिणी गोलार्ध में कहा गया है कि दक्षिणी गोलार्ध में अधिकांश भाग मतलब कि अधिकांश जल पाया जाता है, इसीलिए दक्षिणी गोलार्ध को जल गोलार्ध कहते हैं। तथा जो उत्तरी गोलार्ध होता है, उत्तरी गोलार्ध में अधिक मात्रा में क्या होता है, स्थल यानी कि भूमि पाया जाता है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध को स्थल गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। क्या होता है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध को स्थल गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। आगे है कि ब्रह्मपुत्र एवं गंगा 10 विश्व की सबसे बड़ी नदियों में से हैं। मतलब कहने का मतलब हुआ है कि जो हमारा ब्रह्मपुत्र नदी है और जो गंगा नदी है ना, विश्व के 10 सबसे बड़े नदी में से हैं, जिसका इन नदियों की विश्व की सबसे बड़ी नदियों में क्रमशः 8वां एवं 10वां स्थान प्राप्त है। यानी कि जो हमारा ब्रह्मपुत्र नदी और जो हमारा गंगा नदी है ना, यह विश्व की सबसे बड़ी नदियों में गिना जाता है। साथ ही जो हमारा ब्रह्मपुत्र नदी है उसका 10वां स्थान प्राप्त है, उसका 8वां स्थान प्राप्त है, और जो हमारा गंगा नदी है उसका 10वां स्थान प्राप्त है। विश्व की सबसे बड़ी नदी में ब्रह्मपुत्र को 8वां स्थान प्राप्त है, और जो हमारा गंगा नदी है इसका 10वां स्थान प्राप्त है। और हम लोग इसे आगे देखने की प्रयास करते हैं। ठीक है, आगे हमारा क्या है, तो आगे लिखा गया है कि 1951 ईस्वी में भारत के प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 5177 घन मीटर था। क्या था कि जब 1951 में प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता मापा गया, आंकड़ा मतलब कि बताया गया, तो बताया गया कि कितना था, तो 5177 घन मीटर एक व्यक्ति के लिए जल उपलब्ध था। लेकिन वही क्या हुआ कि जब 2001 में जब नापा गया तो 1829 घन मीटर बताया गया। अब बताइए कि कितना, 1951 कितना था, 51.7, और डायरेक्ट 2001 में घट कर कितना हो गया, 18.29 हो गया। तो आप लोग बताइए कि ऐसी स्थिति में देखा जाए तो जो हमारे जल की मात्रा यानी कि जो जल उपलब्ध है, यह जो जल है कम होता जा रहा है कि नहीं। तो देखिए ऐसे अगर हमारे भविष्य में यानी कि जल को हम लोग दुरुपयोग करते रहेंगे तो होगा क्या कि भविष्य में यानी कि जो हमारी अगली पीढ़ी होगी ना, अगली पीढ़ी के लिए जल एकदम मतलब कि समय माना जाए ना, तो मतलब कि भविष्य यानी कि बहुत खतरे में पड़ सकती हैं। यानी कि जो हमारे भविष्य में की जो हमारी अगली पीढ़ी है ना, उन्हें जल की बहुत अधिक मात्रा में किल्लत हो सकती है, बहुत अधिक मात्रा में जल का मतलब कि कमी महसूस हो सकता है। आगे लिखा गया है, अंदाजा लगाया गया कितना, 2001 में 1829 घन मीटर हो गई तथा यह अनुमान लगाया गया कि 2025 में 1342 घन मीटर प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता हो जाएगी। और वहाँ के जो मतलब कि जो कुछ वैज्ञानिक थे जो वैज्ञानिक थे उन्होंने अनुमान लगाया कि जो भविष्य जो है ना, जो हमारा भविष्य है, खगोलविद थे, उन्होंने अनुमान लगाया कि जो भविष्य में यानी कि 2025 में देखा जाएगा तो जो हमारे जल की उपलब्धता है ना, लगभग 1342 घन मीटर प्रति व्यक्ति हो जाएगी। आप बताइए कितना था, इतना ज़्यादा हमारी मतलब कि जो जल की उपलब्धता इतना ज़्यादा मात्रा में कम होता जा रहा है। तो आप सोचिए कि कहीं ना कहीं ये हमारे भविष्य के यानी कि हमारी अगली पीढ़ी का बहुत बड़ा इसे झटका लगने वाला है, बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। इसीलिए मैं कहता हूँ आप सबसे हाथ जोड़ करके आग्रह है ताकि आप लोग जल का दुरुपयोग नहीं कीजिए। यदि देखिए कहीं पर अगर नल चालू है तो नल को स्वयं बंद कीजिए, आवश्यकता से अधिक जल का उपयोग नहीं कीजिए। चाहे देखिए कि कोई पे मतलब कि जल का मतलब कि इसी प्रकार से जल बर्बाद हो रहा है तो उसे बंद करने का प्रयास कीजिए। आप लोग से हाथ जोड़ करके निवेदन है। ठीक, आगे हमारा क्या है, आगे हम लोग देखेंगे बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं।
क्या है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। देखिए बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं कहने का मतलब हुआ, आप लोग कहीं कहीं देखे होंगे कि होता है क्या है कि जो बड़े बड़े मतलब कि जो नदी होते हैं, नदी के ऊपर क्या होता है, नदी के ऊपर बांध बना देते हैं। मान के चलिए क्या है, हमारा ये इस प्रकार से नदी हो गया और इसके ऊपर खूब बड़ा बड़ा क्या होता है, बांध बना देते हैं। नदी के ऊपर जो बांध बनाया जाता है ना, उसे ही बोलते हैं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। देखिए बहुउद्देशीय क्यों कहा जाता है, उस बांध को बहुउद्देशीय क्यों कहा जाता है, इसका बात हम लोग समझने की प्रयास करते हैं। होता है क्या है कि जो हमारा बांध बनाया जाता है, ये जो हमारा बांध होता है ना, अनेक उद्देश्यों से कहा जाता है। पहला जो मरता है, बांध बांधने से बाढ़ को रोका जा सकता है। दूसरा क्या होता है कि जब बांध बना जाएगा तो जल एकत्र होगा और जल में हम लोग मछली पालन कर सकते हैं। साथ ही वहाँ पे परिवहन कार्य हो सकता है, जैसे कि पनिया जहाज को लाना ले जाना की कार्य, ले जाने की कार्य हो सकता है। वहाँ पे बड़े बड़े यानी कि अलग अलग से लोग घूमने के लिए आ सकते हैं, पर्यटन के लिए हो सकता है, मछली पाला जा सकता है। उसी भूमि से किसानों को क्या होता है, जल की उपलब्धता हो जाती है। उस और बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना होने से क्या होता है कि वहाँ की यानी कि जो मिट्टी कटाव की जो समस्या होती है वह भी समाधान हो जाती हैं। तो लिखा गया है कि ऐसी नदी घाटी परियोजनाएं जिसका कई उद्देश्य हो उसे बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहते हैं। यानी कि हम लोग ऐसी नदी घाटी परियोजना का विकास करेंगे जिसका कई उद्देश्य, यानी कि अनेक उद्देश्यों से करेंगे, उसका अनेक उसे फायदा हो, अनेक उसे प्रॉफिट हो, अनेक बेनिफिट्स हो, उसे हम लोग कहेंगे बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। जैसे जैसे पर्यटन हो गया, मत्स्य हो गया। पर्यटन मतलब होता है घूमने वाला, पर्यटन करने का मतलब यहाँ पे घूमने वाला जगह बनाया जाता है। मत्स्य पालन की मछली पाला जाता है। बाढ़ नियंत्रण यानी कि बाढ़ को रोकने में सहायता मिलती है। जल कृषि यानी कि कृषियों के लिए खेती करने के लिए जल की उपलब्धता होती है। जलापूर्ति पीने के लिए या किसी भी परमाणु संयंत्र यानी किसी कंपनी को लिए, किसी उद्योग के लिए क्या होता है, जल की आपूर्ति होते हैं इत्यादि। और अनेक कार्यों में क्या होता है, इनसे अनेक कार्य में होते हैं जिनसे क्या होते हैं, जल की आपूर्ति हो पाती है। आगे लिखा गया है नर्मदा बचाओ आंदोलन। क्या है, नर्मदा बचाओ आंदोलन। देखिए नर्मदा बचाओ आंदोलन कहने का मतलब हुआ कि एक बांध था, कहता है कि एक बांध था, जिस बांध पर सॉरी एक नदी था, जिस नदी में एक बांध बनाया जा रहा था और उसी बांध के विरोध में क्या गया, नर्मदा बचाओ आंदोलन हुआ था। आइए उनको समझने की प्रयास करते हैं। लिखा गया नर्मदा बचाओ आंदोलन में कि नर्मदा बचाओ आंदोलन गुजरात के नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध बनाने के विरोध में हुआ। क्या हुआ कि जो हमारा नर्मदा आज बचाओ आंदोलन है ना, गुजरात के एक स्थान है, मतलब एक नदी है जिसका नाम है नर्मदा नदी। क्या है, गुजरात के एक नदी है जिसका नाम है नर्मदा नदी, और नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध बनाया जा रहा था। क्या था, नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध बनाया जा रहा था और उसी बांध के विरोध में क्या हुआ, यह नर्मदा बचाओ आंदोलन हुआ था। और इस आंदोलन के जो नेता थे नु वह थे, इस आंदोलन के जो नेता थे वह थे मेधा पाटेकर। क्या थे, नर्मदा बचाओ आंदोलन के जो नेता थे वह थे मेधा पाटेकर। कौन थे, नर्मदा बचाओ आंदोलन के जो नेता थे वह थे मेधा पाटेकर। आज के लिए हम लोग इतना ही रहने थे, मिलते हैं इसे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक कि आपकी ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और इस क्लास को अपने मित्रों के पास भी शेयर कीजिए। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।